तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में सारी चीज़ें पढ़ा था, फिर हमने मैक्सवेल्स के इक्वेशंस को पढ़ा था। तो बेसिकली हम जो सारे प्रॉपर्टीज़ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, वो हम मैक्सवेल्स के इक्वेशंस को स्टडी करके बताते हैं। डन है। तो जैसे अभी तक हमें जो चीज़ें पता है उसे एक बार लिख लेते हैं। जैसे कि ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेस वेव। प्रोड्यूसेस कौन सा वेव? प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। डन है। यहाँ तक तो हमें बातें अभी तक क्लियर है कि ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाएंगे। डन है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाते हैं, दैट इज़ वो बनाते क्या है एक्चुअली जो ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल होता है ना, वो क्या प्रोड्यूस करता है। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेस टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बातें क्लियर है? टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमें समझ आता है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल का जो फोर्थ लॉ है ना, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन जो उसने एम्पेयर के लॉ को मॉडिफाई किया था। डन है। क्या किया था यहाँ पे? क्लोज लाइन इंटीग्रल BdL इजिकल टू म्यू नॉट कंडक्शन करंट, आपने ऑलरेडी डेरिवेशन किया था, मैंने स्टार्टिंग में करवाया था, dEA/dt। इसका मतलब क्या है? जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या प्रोड्यूस कर सकता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन, टाइम वेरिंग मतलब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ये बातें क्लियर है? तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे और इसका फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा? सेम फ्रीक्वेंसी। जितना फ्रीक्वेंसी आपका जो ऑसिलेटिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड का बनेगा, उतना ही फ्रीक्वेंसी का आपका मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा। अब देखो, साथ ही साथ में ऑल्सो मैक्सवेल के थर्ड इक्वेशन क्या कहता है? मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन हमें क्या, फैराडे के लॉ बताता है, EMF इजिकल टू -d चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स बाई dt। क्या बातें क्लियर है? और हमने ये वाला रिलेशन पढ़ा है, V/R पोटेंशियल ग्रेडियंट इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है। तो V क्या है? एनी हाउ ये भी एक EMF है, तो इसको V में क्या E/R लिख सकता हूँ। यहाँ पे EMF, यहाँ पे पोटेंशियल, एक ही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ के होते हैं, बस एक टर्मिनल होता है और एक ट्रू होता है। डन है। लेकिन हम दोनों उसको इंटरचेंजली यूज़ करते रहते हैं। तो E की जगह में मैंने सेम रिलेशन E/R डाल दिया, विच इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे एक माइनस भी था, ठीक है, तो ये माइनस आ गया यहाँ पे, D मैग्नेटिक फ्लक्स BA/dt। तो इसके अनुसार क्या है, जो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है जो यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ था, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या प्रोड्यूस किया? आपका टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जो कि टाइम वेरिंग था। फिर वही टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड दोबारा क्या प्रोड्यूस कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ये बातें हमें समझ आ रहा है? इन द सेम ऑल्सो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करता है? फील्ड प्रोड्यूसेस टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बातें हमें क्लियर है? ये कुछ ऐसा बोल रहा है, स्टार्टिंग में एक चार्ज ऑसिलेट कर रहा था, उसकी वजह से क्या बना? उसकी वजह से वेरिंग EMF बन गए आपके, वेरिंग आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बने। डन। ये है वो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था वही टाइम में क्या कर रहा था? वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हो रहा था। क्या ये बातें क्लियर है? उसी टाइम में क्या हो रहा था? आपका वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड भी साइमल्टेनियसली क्रिएट हो रहा था। डन है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहे थे वैसे वैसे आपका मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हो रहा था। क्या ये बातें हमें समझ आता है? तो इसको अगर एक लूप में डाल देंगे तो ऐसे कुछ एक पैटर्न बनेगा हमारे लिए। डन है। सिमिलरली इस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड को भी एक पैटर्न में डाल सकते हैं हम, ऐसे करके। क्या ये बातें हमें क्लियर है? डन है। तो ऐसे करके वो लोग सेल्फ प्रोपोगेट होते रहते हैं। डन है। ऐसे करके वो लोग क्या करते हैं? सेल्फ प्रोपोगेट होते रहता है। इससे बिल्कुल इसका फ़र्क नहीं पड़ता है। सपोज़ ये जो चार्ज ऑसिलेट कर रहा था वो एक टाइम के बाद ऑसिलेट करना बंद हो गया, लेकिन ये जो वेव होता है ना, वो एक दूसरे को प्रोड्यूस कर करके आगे बढ़ रहा होता है। ये बातें क्लियर है? और ये होता है उसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। अगर एक्स की तरफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है तो हो सकता है कि जो वाई डायरेक्शन है वहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है, और जो जेड डायरेक्शन होगा और जेड डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा होगा। क्या ये बातें क्लियर है हमें यहाँ तक? डन है। तो ये होता है बेसिकली आपका प्रोपोगेशन ऑफ
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लेकिन यहाँ पे एक नोट बनता है, जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड निकाला ना, तो वो कितना आया, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हमें मिला वो था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड बहुत ही वेल नोन फिगर है, हम सबको पता है, यह है स्पीड ऑफ द लाइट। ठीक है, सो स्पीड ऑफ द लाइट डन है। तो अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि बताता है कि आपका लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो जैसे हमने स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैलकुलेट किया, वो हमें इतना मिला। फिर हमने देखा कि स्पीड ऑफ द लाइट भी क्या है, इस 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो स्पीड ऑफ द लाइट is the characteristics which tells us that light is a electromagnetic wave. ये बातें क्लियर है। अब देखो, हम सबको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कोई मीडियम का ज़रूरत नहीं पड़ता है प्रोपोगेट करने के लिए। एग्जांपल के तौर पे लाइट है ना, वो क्या होता है, सन से निकल के पूरा स्पेस ट्रैवल करके आ जाता है हमारी धरती तक, स्पेस में कुछ नहीं होता है। तो पहला पॉइंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल। क्या ये बातें क्लियर है? एनीहाउ जो स्पेस से जो सैटेलाइट जो इन्फॉर्मेशन भेजते हैं हमारे पास ना, डिजिटल फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में, वो भी हमारे पास आ जाता है। डन, वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है, अगर इसको प्रोपोगेट होने के लिए कोई मीडियम का ज़रूरत नहीं है, तो क्या है, मीडियम के अंदर भी प्रोपोगेट होता है। हाँ, दैट इज़ फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ एनर्जी। फॉर वेव के पास क्या होता है, एनर्जी होता है, वो डिस्टर्बेंस के फॉर्म में ट्रैवल करता है ना। तो फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ एनर्जी a electromagnetic wave can travel in a medium with same frequency as outside, ये बातें याद रखना। जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कोई भी मीडियम से ट्रांसफ़र होता है ना, सपोज ये आपका खाली स्पेस है, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए 1 सेकेंड चाहिए, तो इसका वेलोसिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड है वो सेम है। जब एक कोई मीडियम में स्ट्राइक करता है ना, तो इसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं। तो ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, ऐसे बैक एंड फोर्थ कर करके ऑसिलेट करता है। जैसे यहाँ पे सामने पार्टिकल रहेगा, जैसे ही स्ट्राइक होगा तो आगे पीछे मूव करना शुरू करेगा। ये इस बगल वाले पार्टिकल को ऑसिलेट कर देगा। तो ऐसे करते यहाँ से फिर से निकल जाता है। ये बातें क्लियर है? देखो, यहाँ पे इसको ट्रैवल करने के लिए 1 सेकंड लगता है, सेम डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस बाहर का सेम है, इसको यहाँ 1 सेकंड लगता है, तो यहाँ पे 2 सेकंड लगेगा। इसका मतलब क्या है, ज़्यादा टाइम लग रहा है तो वेलोसिटी कम हो रहा है। तो वेलोसिटी चेंज होता है, लेकिन इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होता है, बशर्ते एम्पलीट्यूड कम हो जाए। एम्पलीट्यूड मतलब बाहर में इतने बड़े वेव आ रहे थे, जब अंदर में ट्रैवल कर रहा है तो छोटा होकर ट्रैवल करेगा, लेकिन फिर जब बाहर जाएगा तो बड़ा हो जाएगा। डन है? ये बातें क्लियर है? ये जो एम्पलीट्यूड है ये डाउन होगा, लेकिन इसका जो फ्रीक्वेंसी है ऑसिलेशन का वो चेंज नहीं होता है। डन है? और यही से हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आता है, जो आप पढ़ोगे इन्हीं आगे चैप्टर्स में, इन्हीं मैं अभी आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो यही से हम पढ़ेंगे एक टॉपिक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या होता है, बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड होता है ना, उसको कंपेयर करता है। दैट इज़ मीडियम के अंदर कितने स्पीड है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मीडियम, कोई भी एक मीडियम के अंदर कितना उसका स्पीड है, डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम। ये बात है क्लियर है? इसी चीज़ को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एनीहाउ हम इसे आगे भी पढ़ने वाले। डन है? तो बेसिकली यही है आपका प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें क्या होता है, एक बार एक दूसरे को प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही देखो ऑसिलेट हुआ चार्ज, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बना दिया, फिर वो एक दूसरे को प्रोपोगेट करते रहते हैं। और अगर वो चार्ज ऑसिलेट करना शट डाउन कर दे, तब भी वो आगे बढ़ते रहता है वेव। इसलिए हम जो स्टार्स वगैरह जो भी जिसका भी इमेज देखते हैं ना, यहाँ पे जो भी वेव को हम देखते हैं वो असल में बिलियंस ऑफ साल पुराना वेव है। डन है? हो सकता है कि आज उस पर्टिकुलर जगह में कोई स्टार्स है ही नहीं और वहाँ पे ब्लैक होल बन चुका है। डन? तो फिर भी हम उसको देखते हैं। डन है? तो यही है आपका प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके आगे हम और भी इसके प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे, जैसे मोमेंटम हो गया, फिर आपका एनर्जी हो गया। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।